हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी। आज की इस वीडियो में यूपी बोर्ड क्लास 12th के बच्चों के लिए केमिस्ट्री में जो आपका चैप्टर है देख सकते हैं वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन से इस वीडियो में 8 क्वेश्चन लाए हैं जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मात्र इस 8 क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए, वैद्युत रसायन से कोई अब क्वेश्चन पढ़ना नहीं पड़ेगा। इस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको पीडीएफ भी फ्री में मिलेगा। इस वीडियो में देख लीजिए किस टाइप के क्वेश्चंस को लाया गया है जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम 2023 देने वाले हैं। तो यही क्वेश्चन सेम टू सेम आएंगे एकदम। इस वीडियो को पूरा अगर अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो देखिए इसमें मोस्ट मतलब 5-5 नंबर वाले को भी क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। मात्र 8 क्वेश्चंस इस चैप्टर से आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ सेंड करेंगे। पहले अच्छे से इसकी तैयारी कर लीजिए। देखिए इसमें जो क्वेश्चंस लाए गए हैं, ये पहला क्वेश्चन जो है कुलराउस का नियम क्या है। पेपर में देखिए कितने बार पूछा गया है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2014, 16, 17, 18, 20 और 22 में इतने बार पूछा गया है, 23 में चांस है इसका आना। तो कुलराउस का नियम क्या है, सबसे पहले इसको थ्योरी के माध्यम से समझिए, तब इसके बाद आगे हम एक रिएक्शन देंगे, ठीक है। तो देखिए इसका थ्योरी कहेंगे कि इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी वैद्युत तपघट्य की तुल्यांकी चालकता उस पदार्थ में उपस्थित धन आयनों तथा ऋण आयनों की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकताओं के बराबर होता है, जिसे हम कुलराउ का नियम कहते हैं। समझ में आ रहा है ना। कुलराउ का नियम क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार अनंत तनुता, जो अनंत होता है इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव इसी को अनंत बोलते हैं। अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य, जब हम किसी वैद्युत अपघट्य को करते हैं तो वैद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता जो है उस पदार्थ में उपस्थित कौन से, यानी धन आयन यानी पॉजिट्रॉन एंड ऋण आयन यानी कि न्यूट्रॉन की अनंत तनुता पर तुल्यांकी जो चालकताओं की क्या होती है, बराबर होती है, जिसे हम कुलराउ का नियम कहते हैं। समझ में आया ना। इसके बाद इसका एक छोटा सा रिएक्शन देखिए, अर्थात कह सकते हैं कि देखिए लेमडा ई क्यू इन्फिनिटिव इक्वल टू होता है किसके बराबर, तो लेमडा ई क्यू इन्फिनिटिव एक पॉजिट्रॉन प्लस लेमडा ई क्यू माइनस यानी कि न्यूट्रॉन अनंत तनुता पर। तो ये जो है रिएक्शन आप अच्छे से तैयार कीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर इसी को आप लिख देंगे, आपका हो जाएगा कुलराउ का नियम का एग्जाम्पल, ठीक है। लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये क्या है। तो जैसे कि आपको मैं बता दूं कि लेमडा ई क्यू यहाँ पे इन्फिनिटिव जो है ये अनंत, ये इन्फिनिटी जो दिख रहा है ये अनंत है। तो लेमडा ई क्यू इन्फिनिटिव इक्वल टू ये जो है अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता कहलाएगा, ठीक है ना। ये वाला पहला इज इक्वल टू। अब देखिए इसमें जो यहाँ पे दिख रहा है मतलब कि लेमडा ई क्यू निगेटिव इन्फिनिटिव, ये जो है अनंत तनुता पर धन आयनों की तुल्यांकी चालकता होता है, ठीक है ना। इसी को अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता भी कहते हैं। समझ में आया ना। कुलराउ का नियम अच्छे से रीड कर लीजिएगा, इसी तरीके से पेपर में भी आपका ये क्वेश्चन आएगा। तो आप इतना लिख देंगे टू द पॉइंट, साफ साफ आपका नंबर मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे से तैयारी कीजिए, काफी कम समय बचा है, आप लोग अच्छे से इसको तैयार कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मोलर चालकता क्या है। मोलर चालकता पेपर में आएगा टिप्पणी लिखने के लिए, परिभाषा लिखने के लिए कि मोलर चालकता क्या है, इसको परिभाषित कीजिए। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले दो इलेक्ट्रोड के मध्य उपस्थित विलयन में किसी वैद्युत अपघट्य पदार्थ का 1 ग्राम मोल यानी 1 ग्राम मोल घोला जाए तो उस उत्पन्न चालकता विलयन की मोलर चालकता कहलाती है, ठीक है ना। जिसे हम यहाँ पे देखिए लेमडा एम से प्रदत्ति यानी व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से पेपर में आएगा क्वेश्चन। तो देखिए इतना ही लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है, ठीक है ना। कि मोलर चालकता क्या है कि परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले दो इलेक्ट्रोड के मध्य मतलब होता है बीच उपस्थित विलयन में किसी वैद्युत अपघट्य पदार्थ का 1 ग्राम मोल घोला जाए तो उत्पन्न चालकता विलयन की जो है मोलर चालकता कहलाती है, जिसे लेमडा एम से व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सिलेक्ट किए गए हैं। इसमें है तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता क्या है इसके बारे में पहले थ्योरी समझिए, तब इसके बाद हम आपको एग्जांपल भी समझाएंगे। तुल्यांकी चालकता क्या होता है समझिए।
तुल्यांकी चालकता का मतलब होता है कि परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले दो इलेक्ट्रोड के मध्य उपस्थित विलयन में किसी वैद्युत अपघट्य पदार्थ का 1 ग्राम तुल्यांकी घोला जाए तो उत्पन्न चालकता विलयन की तुल्यांकी चालकता कहलाती है। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए, जिसे हम लेमडा ई क्यू से भी व्यक्त करते हैं, किस चीज से, जिसे हम लेमडा ई क्यू से व्यक्त करते हैं, जिसे हम तुल्यांकी चालकता कहते हैं। समझ में आ रहा है ना। ऐसा ही टिप्पणी लिखने के लिए पेपर में आएगा कि तुल्यांकी चालकता पर टिप्पणी लिखिए, मोलर चालकता पर टिप्पणी लिखिए, तो ऐसे ही आपको भी लिखना है, टू द पॉइंट लिखिए। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कितना इंपॉर्टेंट है, इतना बार पेपर में पूछा गया है। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। लिखा है कि वैद्युत अपघट्य संबंधी फैराडे का नियम लिखिए। ये पेपर में 100% इस बार आने वाला है। तो कैसे लिखेंगे कि वैद्युत अपघट्य संबंधी फैराडे का नियम क्या है। 2016 में, 17 में, 18 में, 20 में, 22 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे, नीचे है कि वैद्युत अपघटन संबंधित फैराडे का 2 नियम है। वैद्युत अपघटन संबंधित फैराडे ने कितने नियम दिए हैं, 2। एक प्रथम नियम, एक द्वितीय नियम। प्रथम नियम भी देखेंगे क्या है इसमें। देखिए इसमें पहले नंबर लिखेंगे हेडिंग कि प्रथम नियम, यानी कि प्रथम नियम का हेडिंग डालेंगे, तब इसमें लिखेंगे कि इस नियम के अनुसार जब किसी वैद्युत अपघटन यानी कि पदार्थ में यहाँ पर देखिए विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड से निर्मुक्त मात्रा जो है W प्रवाहित होता है और यहाँ पे आवेश Q के समानुपाती होता है, जिसे हम प्रथम नियम कहते हैं। एक बार अच्छे से पढ़िए फिर से कि पहला नियम क्या है, प्रथम नियम फैराडे का, कि इस नियम के अनुसार जब किसी वैद्युत अपघटन यानी अपघट्य पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें इलेक्ट्रोड से निर्मुक्त मतलब निकलने वाला मात्रा जो है W प्रवाहित और आवेश Q के समानुपाती हो जाता है। ये प्रथम नियम कहलाता है। अर्थात कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पर W प्रोपोर्शनल Q, W जो है इसमें इलेक्ट्रोड विभव और धारा के क्या मतलब कि आवेश के प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि समानुपाती होता है। वही चीज यहाँ पे लिखे हैं, W इक्वल टू जेड इंटू क्यू। अब यहाँ पे इसको लिख सकते हैं W इक्वल टू जेड आई इंटू टी। आई क्या है तो Q इंटू आई, Q बराबर आई इंटू टी यहाँ से लिया गया है। तो इतना आपको अर्थात में लिख देंगे, प्रथम नियम कंप्लीट। इसके बाद दूसरा नियम समझिए, दूसरा नियम में क्या कह रहा है इसमें। देखिए द्वितीय नियम हेडिंग डालेंगे इसमें और तब से क्या लिखेंगे इसमें। देखिए कि इस नियम के अनुसार जब दो भिन्न यहाँ पे भिन्न है इलेक्ट्रोड में समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर निर्मुक्त मात्रा जो है W उनके तुल्यांकी भारों यानी कि ई के समानुपाती होता है, जिसे हम द्वितीय नियम कहते हैं फैराडे का। ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे W1 प्रोपोर्शनल E1 व W2 प्रोपोर्शनल E2, इसी को हम यहाँ पे लिख सकते हैं अनुपात के रूप में W1 अपान E1 इक्वल टू W2 अपान E2। ये द्वितीय नियम है फैराडे का। ये क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेना, पेपर में इसी में से क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन। तो आप लोग एक एक क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए और इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिलने वाला है। जितने भी प्यारे बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, प्यारा सा लाइक और कमेंट करके बताइए किस तरह की कौन से चैप्टर की वीडियो चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन हिट रखिए। डेली वीडियोज आपको मिलेंगी यहाँ से और बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है। पेपर में ये पूछा जाता है हर साल कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। ठीक है ना। इस मानक इलेक्ट्रोड विभव को परिभाषित कीजिए और देखिए पेपर में 2019 में, 20 में, 22 में पूछा गया था, तो 2023 में ये आना फिक्स है। इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है। समझिए इसको, पहले थ्योरी देखिए कि जब किसी धातु के क्षण को किसी लवण के विलयन यानी कि जिसकी सांद्रता 1 मोलर और ताप जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड तथा दाब जो है 1 ATM हो तो में डुबोने पर धातु और विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसी धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। एक बार अच्छे से फिर से समझिए। देखिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का परिभाषा क्या देंगे कि जब किसी धातु के क्षण को किसी लवण के विलयन यानी लवण का विलयन बनाएंगे जिसकी सांद्रता जो होगी लवण की विलयन का 1 मोलर होगी
तापमान उसमें कितना देंगे, ताप तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड तथा दाब जो होगा 180 m होगा, तब डुबो दिया जाए तो धातु और विलयन के जो मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उस धातु का मानक जो होगा इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। समझिए इतना हो गया। अब देखिए जिसे हम E0 से व्यक्त भी करते हैं, इस तरीके से भी व्यक्त कर सकते हैं कि मानक इलेक्ट्रोड विभव यही है, ठीक है ना। इस तरीके से लिखिएगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट किए गए हैं। लिखा है 6 नंबर क्वेश्चन में कि इलेक्ट्रोड विभव किससे कहते हैं, इनको प्रभावित करने वाले कारकों को भी लिखिए। तो सबसे पहले तो आप इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा डिफाइन करेंगे, इसके ठीक बाद तब से उसके कारकों को जो प्रभावित कर रहे हैं इलेक्ट्रोड विभव को उसको भी लिखना है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोड विभव हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे इसमें क्या, देखिए कि जब किसी धातु की छड़ को किसी लवण के विलयन में डुबोया जाता है। फिर से समझिए कि जब किसी धातु की छड़, कोई धातु लेंगे और धातु का क्या लेंगे, छड़ लेंगे, धातु के छड़ को किसी लवण जो है लवण के विलयन में डुबो दिया जाता है तो धातु की छड़ जो होगी धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है तथा विलयन पर उसके विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। जो विलयन है उस विलयन में उसके जो चार्ज होंगे यानी कि आवेश होंगे वो विपरीत प्रकार से उत्पन्न होंगे। इस प्रकार धातु की छड़ तथा विलयन के संपर्क तल पर एक विभवांतर उत्पन्न होता है जिसे हम इलेक्ट्रोड विभव भी कहते हैं। समझ में आया ना। एक बार अच्छे से फिर से देखिए कि इलेक्ट्रोड विभव क्या है इसका, कि जब किसी धातु की छड़ को किसी लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है तथा विलयन पर उसके विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार धातु की छड़ तथा विलयन के संपर्क तल पर एक विभवांतर उत्पन्न होता है जिसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। समझ में आया। इसके आगे हम देखेंगे प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। इतना तो हो गया कहते हैं। इसके बाद देखिए इसी में है अभी इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक, ये भी पूछा गया था इसी क्वेश्चन में कि इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक को लिखिए। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले निम्न प्रकार के कारक हैं। पहला नंबर देखिए धातु की प्रकृति, जो धातु होती है मेटल उसकी नेचर क्या होती है, प्रकृति क्या होती है, ये होता है पहला। दूसरा है कि धातु पर उपस्थित आयनों का आवेश, धातु पर उपस्थित आयनों का आवेश। इसके बाद है विलयन की सांद्रता। तीसरा क्या है, विलयन की जो है सांद्रता क्या होती है, इस पर भी प्रभाव पड़ता है। इसके बाद 4 नंबर ताप एवं दाब पर स्थिति, ताप एवं दाब पर स्थिति, इसको भी रीड कर लेना, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन 7 नंबर, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं। अगर अच्छे से इसको पढ़ लेते हैं 2-3 बार वीडियोज को देखकर तो तैयारी अच्छी हो जाएगी। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रबल तथा दुर्बल विद्युत अपघट्यों को उदाहरण द्वारा समझाइए। इस तरीके से क्वेश्चन पेपर में आएगा केमिस्ट्री में, IMP क्वेश्चन है, इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। जितने भी बच्चे इस वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन दबा लीजिए ताकि आपको डेली सबसे पहले वीडियो देखने को मिले और आप अच्छा स्कोर करें बोर्ड एग्जाम में। देखिए पहला प्रबल तथा दुर्बल विद्युत अपघट्यों के उदाहरण भी समझाइए। चलिए पहले इसका यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, प्रबल विद्युत अपघट्य क्या है, तब इसके बाद आगे बात करेंगे। देखिए प्रबल विद्युत अपघट्य का मतलब होता है कि वे विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में या अन्य ध्रुवीय विलयनों के साथ बने विलयन में लगभग पूर्णतः मतलब पूरा होता है, आयनित हो जाते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। समझ में आया। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं कि प्रबल विद्युत अपघट्य क्या है, कि वे विद्युत अपघटन या घट्य जो जलीय विलयन में या अन्य ध्रुवीय विलायकों के साथ बने विलयन में लगभग पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखिए रिएक्शन वाला, ठीक है ना, मतलब रिएक्शन है एग्जाम्पल के थ्रू कि विद्युत अपघट्य कैसे होता है। तो NaCl जो है इसमें भी विद्युत अपघट्य होगा, KCl, यहाँ पे HCl, यहाँ पे NaOH, ETC बहुत सारी हैं अपघट्य करने के लिए मेटल। तो इतना लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आगे देखिए एग्जाम्पल के साथ बोला था समझाने के लिए। यहाँ पे दुर्बल विद्युत अपघट्य की परिभाषा देखिए कि दुर्बल, वो तो प्रबल था, प्रबल विद्युत अपघट्य पढ़ लिए है ना। इसके बाद आपको मैं बता रहा हूँ कि दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या है, इसका भी एग्जाम्पल देखेंगे।
सबसे पहले नंबर आप इसका थ्योरी लिखिएगा। कैसे लिखेंगे ध्यान समझिए कि वे विद्युत अपघट्य जिसका जलीय विलयन में या ध्रुवीय विलायकों के साथ बने विलयन में बहुत कम आयन होता है, यहाँ तक कि अत्यधिक तनुता पर भी पूर्णतः आयनन नहीं होता है, दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाता है। क्या कहलाता है? दुर्बल विद्युत अपघट्य। एक बार अच्छे से समझिए कि दुर्बल विद्युत अपघट्य का थ्योरी क्या होता है कि वे विद्युत अपघट्य जिसका जलीय विलयन में या ध्रुवीय विलयनों के साथ बने विलयन में बहुत कम आयन होता है, यहाँ तक कि अत्यधिक तनुता पर भी पूर्णतः आयनन नहीं होता है, जिसे हम दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते हैं। एग्जाम्पल पूछा था, एग्जाम्पल भी देख लीजिए इसका। जैसे कह लेंगे कि CH3COOH, ठीक है। इसके बाद एक और देखिए NH4OH, ठीक है। कमा लगाइए H2OCO3। इसके बाद एक और है H3BO3। इसके बाद HCN हो जाएगा। इसके बाद ETC ले लेंगे, बहुत सारे हैं दुर्बल के मतलब दुर्बल अपघट्य के तत्व। तो ये क्वेश्चन 7 नंबर था। लास्ट क्वेश्चन आपका है 8 नंबर, दिख रहा है ना। 8 नंबर जो क्वेश्चन है ये पेपर में 5 नंबर का फिक्स है और इस बार भी ये क्वेश्चन आने वाला है। देखिए 2016 में, 17 में, 18 में, 20 में, 22 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले लिखा है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं? विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं? इसके प्रमुख लक्षण लिखिए तथा उपयोग भी इसका लिखिए। इसी तरीके से आएंगे। कितने नंबर का ये क्वेश्चन पेपर में आएगा? 5 नंबर का। आप अपना क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा निकाल के, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसका पहले परिभाषा लिखेंगे। क्या लिखेंगे परिभाषा में कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है? विद्युत रासायनिक श्रेणी की परिभाषा देखिए कि विभिन्न धातुओं तथा अधातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभवों को बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? एक बार फिर से देखिएगा। विद्युत रासायनिक श्रेणी की परिभाषा की विभिन्न धातुओं तथा अधातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव को बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना। अब देखिए इसमें प्रमुख लक्षण इसका क्या है, पेपर में पूछेगा कि प्रमुख लक्षण भी बताइए, तो हेडिंग डालना पड़ेगा प्रमुख लक्षण का। यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रमुख लक्षण, ठीक है ना। क्या लिखेंगे कि श्रेणी में पहला नंबर की श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों की अपचयन क्षमता बढ़ जाती है। क्या होती है? अपचयन की क्षमता जो होती है बढ़ने लगती है। कहेंगे कि श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों की अपचयन क्षमता जो होती है बढ़ने लगती है, यानी बढ़ती है। इसके बाद दूसरा नंबर इसका लक्षण क्या है? देखिए कि हाइड्रोजन से ऊपर से सभी तत्व जल या भाप के साथ क्रिया करके H2 गैस बनाती है। कौन सी गैस? H2 गैस बनाती है। यानी कि ये आप तैयार कर लीजिएगा। दूसरा के बाद तीसरा देखिए, इसमें तीसरा नंबर क्या बोला है इसमें कि जिस धातु का अपचयन विभव जितना कम होता है वह धातु उतना ही अधिक क्रियाशील भी होती है। इसको तैयार करके रखिएगा कि जिस धातु का अपचयन जो है विभव जितना कम होगा वो धातु उतना ही अधिक क्रियाशील होगी, यानी अधिक कार्य करेगी। तो ये तीसरा था। आगे देखिए काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आगे देखिए यहाँ पे 4 नंबर में क्या बोला गया है इसमें, इसका लक्षण कि जिस अधातु का अपचयन विभव जितना अधिक होता है वह अधातु उतना ही अधिक क्रियाशील होती है। तो ये भी 4 नंबर वाला को अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। कि जिस अधातु का अपचयन विभव जितना अधिक होता है वह अधातु उतना ही अधिक क्रियाशील होती है। समझ में आया ना। इसके बाद 5 नंबर पे आ जाइएगा। 5 नंबर यहाँ पे कहेंगे कि विद्युत रासायनिक श्रेणी से स्पष्ट है कि कौन सी धातु या अधातु अन्य धातु या अधातु की तुलना में अधिक क्रियाशील होती है। इसको 5 लक्षण से बताए हैं, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद है इसी में उपयोग, इसका उपयोग भी लिखना पड़ेगा तब जाके 5 नंबर मिलेगा। इतना इजी नहीं है ये क्वेश्चन, थोड़ा इसमें लॉन्ग टर्म है लेकिन 5 नंबर का क्वेश्चन है। उपयोग में देखिए इसमें क्या लिखेंगे कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी के 2 प्रमुख उपयोग हैं निम्नवत। पहले लिखेंगे इसमें देखिए पहला नंबर की किसी सेल का मानक वैद्युत वाहक बल का निर्धारण करने में, पहला नंबर कि किसी सेल का मानक वैद्युत वाहक बल निर्धारण करने में किया जाता है इसका उपयोग। दूसरा नंबर कहेंगे इसमें
कि धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये उपयोग दोनों अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इस वीडियो में मैंने टोटल कितने क्वेश्चंस यानी कि आपको बता ही दिया, 8 क्वेश्चंस कराए हैं और ये 8 क्वेश्चन अच्छे से अगर तैयारी कर लेते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर होने से कोई नहीं रोकेगा। इस चैप्टर से आपको 8 क्वेश्चन बताए हैं। इस चैप्टर का आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देते हैं। कहाँ पे? तो टेलीग्राम पे आपको मिलेगा। सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है, मेरा न्यूज चैनल जो है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, उस चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर लेना है और चैनल पे जुड़ जाइए। उस पर भी क्लास 10 का वीडियो मिलता है, तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कीजिए, जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।